हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको फेज डायग्राम बताया था कि एक सॉल्यूशन का फेज डायग्राम कैसे हम ड्रॉ करते हैं और एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताया था प्योर लिक्विड और सॉल्यूशन में। प्योर लिक्विड के केस में एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर प्रेशर से जैसे ही आप बाहर का प्रेशर ज्यादा करोगे पूरा लिक्विड, उस पर्टिकुलर प्रेशर से अगर कम प्रेशर है तो पूरा गैस। दैट पर्टिकुलर प्रेशर इज ऑल्सो नोन एज वेपर प्रेशर। और अगर प्रेशर एक्जैक्टली वेपर प्रेशर के बराबर है तो लिक्विड और गैस दोनों। लेकिन इन केस ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ जाती है, एक रेंज आ जाती है। एक रेंज आती है जिससे ज्यादा प्रेशर होगा तो पूरा लिक्विड, उससे कम होगा तो पूरा गैस। और अगर प्रेशर उस रेंज के बीच में है तो लिक्विड प्लस गैस। राइट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने फेज डायग्राम भी प्लॉट करवाया था, हमने फेज डायग्राम भी बनाया था इसका। ये फेज डायग्राम कुछ इस तरह से आता है। मैंने आपसे कहा था कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, नीचे वाला पार्ट जो है वो एक यहां पर मैंने कहा था एक्स एक्सिस पर हमने z लिया था, ZA0, ZA1। z को हम या तो x की तरह ट्रीट करेंगे या z को हम ya की तरह ट्रीट करेंगे। ये जो कर्व है अगर हम इसकी बात करेंगे तो x एक्सिस पर x होगा और इस कर्व की जब भी बात करेंगे तो वो y होगा। यहाँ पर आप इस तरह से कह सकते हो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 इस तरह से मोल फ्रैक्शंस होंगे। a के मोल फ्रैक्शन वो XA भी हो सकता है, वो YA भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कर्व हम कौन सा यूज कर रहे हैं। फर्दर मैंने आपको ये बताया था कि अगर इस पर्टिकुलर कंपोजिशन का सॉल्यूशन है, इससे ज्यादा प्रेशर है तो पूरा लिक्विड, इससे कम प्रेशर है तो पूरा सॉल्यूशन। जैसे 37.5 से कम है प्रेशर तो पूरा गैस, 37.5 से ज्यादा है तो पूरा लिक्विड, और इन बिटवीन है तो लिक्विड प्लस गैस। अगेन मैं बता दूं, पूरा गैस है तो भी उसमें ए और बी दोनों है, पूरा लिक्विड है तो उसमें भी ए और बी दोनों है, लिक्विड प्लस गैस अगर है तो लिक्विड में भी ए और बी दोनों है, गैस में भी ए और बी दोनों है। हाँ, लेकिन ये है कि लिक्विड के एक्स से एक्स भी और गैस के वाई वाई भी इक्वल नहीं होंगे। राइट, तो अब इस कर्व से एक इंफॉर्मेशन हमें क्या पता चल गई, किसी प्रेशर पर, किसी एक्सटर्नल प्रेशर पर, ये वाई एक्सिस पर प्रेशर है, सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या होगी है हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इसके अलावा और भी बहुत कुछ पता चलता है। और क्या पता चलता है वो मैं बताता हूं। तो फिर से ये जो ऊपर वाला पॉइंट है P, ऊपर वाला प्रेशर जिसे हम कहते हैं PT, ये कैसा है, x से PA0 प्लस XB PB0। इसको आई थिंक मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, PB0 प्लस XA कॉमन PA0 माइनस PB0। ठीक है, और नीचे वाला जो प्रेशर है वो इससे आता है PT इक्वल्स टू YA अपॉन PA0 प्लस YB अपॉन PB0। ठीक है, PT फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन को बदला जाए, अभी तक ये इस तरह के क्वेश्चन हमने किए कि A के 0.5 मोल्स वेपराइज हो गए तो बताओ PT कितना होगा, A के 0.25 मोल्स वेपराइज होने तो PT कितना होगा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कंटेनर था जिसमें A का 1 मोल था, B का 1 मोल था और बाहर से अब हमने प्रेशर 45 कर दिया, PT दे रखा है, बाहर से 45 कर दिया, क्या होगा, ये सॉल्यूशन वेपराइज होगा। कब तक, जब तक अंदर का वेपर प्रेशर भी 45 नहीं हो जाता, अगर बाहर का 45 है। यानी PT आपको पता है, और अब मैं आपसे कहूं कि x से x भी और y y भी फाइंड आउट कर सकते हो। ये PT पता है, PA0 PB0 पता है, x से आ जाएगा। ये PT पता है, PA0 पता है, PB0 पता है, तो यहां से YB को भी YA की टर्म्स में लिख देंगे तो यहां से y आ जाएगा। यानी कुल मिला के YA पता है तो PT निकाल सकते हैं, x से पता है तो PT एक ही आएगा, ऐसा नहीं अलग अलग आएगा। तो PT पता है तो हम x से YA भी फाइंड आउट कर सकते हैं इन्हीं इक्वेशन से। ये बेसिकली वही बात होगी, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ये कोई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, अगर मुझे x पता है तो मैं y निकाल सकता हूं, और y पता है तो x भी निकाला जा सकता है। ये करो। अच्छा चलो 45 का अगर मैं आपसे कह दूं, जो क्वेश्चन हमने किया था 3 पार्ट से, A, B और C पार्ट,
मैं आपसे कह देता हूं उसमें कि बाहर का प्रेशर 40 कर दिया, अब बताओ x से x भी y ए y बी क्या होंगे? नहीं कर सकते, कर सकते ये इक्वेशन पी ए नॉट 75 पी बी नॉट 25 पीटी 40 पुट कर दोगे यहां से x आ जाएगा, पीटी 40 फुट कर दोगे यहां से y ए आ जाएगा। अब इसी चीज को अगर मैं ग्राफिकली समझूं, जैसे ये वाला कर, लेट से ये y इक्वल्स टू x की इक्वेशन, अगर मुझे पता है ये x है तो ये y, इस x पर ये y की वैल्यू होगी, या उल्टा कह सकता हूं इस y पर ये x होगा। सही बात, अगर y पता है तो x निकाल सकता हूं, x पता है तो y निकाला जा सकता है। तो क्वेश्चन ही आता है, आप दोनों कर्व्स को मैं सोचना, ये कर्व किसके बीच का है? PT वर्सेस XA का है। अगर मुझे XA पता है तो मैं PT निकाल सकता हूं। तो सिमिलरली अगर मैं आपसे कह दूं ये प्रेशर था 37.5 उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये प्रेशर था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 50, अब मैंने प्रेशर रख दिया 40। अब मुझे इस कर्व से कोई मतलब नहीं है, मुझे इस वाले इक्वेशन से मतलब, ये किसके बीच की इक्वेशन है? PT वर्सेस XA। हमने प्रेशर कितना मेंटेन किया हुआ है? हमने प्रेशर कितना 40, जो कि इसके कहीं बीच में होगा। तो मुझे तो इस कर्व से मतलब है क्या? ये 40 प्रेशर और ये PT वर्सेस XA की इक्वेशन है, तो ये 40 प्रेशर पर ये मुझे क्या पता चल जाएगा? XA पता चल जाएगा, नहीं लिक्विड में A का मोल फ्रैक्शन पता चल जाएगा, लिक्विड के अंदर A का मोल फ्रैक्शन पता चल जाएगा। जैसे ये Y है तो ये x, ये y, इस y पर ये x होगा, स्ट्रेट लाइन के केस में y इतना तो x इतना होगा। तो ठीक है, यहां पर भी मैंने ये 40 पुट किया है, ये x से निकालना है, मतलब अगर ये 40 है तो ये x हो जाएगा। और y के लिए क्या करेंगे? अगर y निकालना है तो प्रेशर तो वही 40 है, y के लिए मुझे ये नहीं ये वाला कर्व यूज करना होगा, यानी ये वाला कर्व। समझ में आ रही बात? ये वाला पॉइंट ये आपको x से दे देगा, ये वाला पॉइंट आपको y ए दे देगा। अगर आपको लग रहा नहीं आपने बाहर का प्रेशर 40 नहीं 41 किया है, आप हॉरिजॉन्टल लाइन किस पे बना दो? 41 पे बना दो। 43 किया है, हॉरिजॉन्टल लाइन 43 पे बना दो, हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो। वो हॉरिजॉन्टल लाइन इसको जहां कट करेगी वो आपका x से होगा, इसको जहां कट करेगी वो आपका y ए होगा। जैसे यही तो है, यही तो यहां पर भी हो रहा है, इससे रिलेट करो, ये x स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अगर मुझे पता करना है कि y की वैल्यू 10 है तो x की वैल्यू क्या होगी, तो मैं y 10 पर क्या बना दूंगा? एक स्ट्रेट लाइन। इक्वेशंस बहुत सारी हो सकती है, या कर्व्स बहुत सारे हो सकते हैं। एक ये इक्वेशन है, एक ही है, ये मान लो अलग अलग। इस लाइन के लिए y जब 10 है, इस लाइन के लिए y जब 10 है तो ये x है, इस लाइन के लिए ये x की वैल्यू, इस लाइन के लिए ये x की वैल्यू। तो हमारे लिए यहां से x है और यहां से क्या आ जाएगा? y ए आ जाएगा। जिस प्रेशर, जो भी प्रेशर आपने मेंटेन किया उसके कोरस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल लाइन यहां ड्रॉ कर दो, आपको XA और YA पता चल जाएगा। XA पता चल गया, 1 से माइनस कर दो x भी आ जाएगा, YA पता चल गया, 1 से माइनस कर दो y भी आ जाएगा। थोड़ा डेटा लेके मैं बता देता हूं। जैसे मान लेते हैं यहाँ नीचे ये 0.5 है, ये ले लेते हैं 0.4, रेंडमली ले रहा हूं, ये ले लेता हूं 0.7, ये एक डेटा, ये दूसरा डेटा, ये तीसरा डेटा। यानी आपने जब इस सॉल्यूशन को 40 प्रेशर पर रखा, जब आपने इस सॉल्यूशन को 40 प्रेशर पर रखा, बाहर का प्रेशर 40 mm कर दिया, डेफिनेटली वेपराइजेशन हुआ होगा, कुछ सॉल्यूशन वेपर में गया होगा, तो वेपर्स जो बनी उसमें A का मोल फ्रैक्शन अब 0.7 हो गया, और जो बचा हुआ लिक्विड है उसमें A का मोल फ्रैक्शन 0.5 से भी कम हो गया। सही है, हम कहते हैं जैसे जैसे सॉल्यूशन वेपराइज होगा, रिमेनिंग सॉल्यूशन में A का मोल फ्रैक्शन कम होगा, और जो वेपर्स बनेगी उसमें A का मोल फ्रैक्शन लिक्विड से ज्यादा होगा। YA इज ग्रेटर देन XA, दिख रहा है? YA इज ग्रेटर देन XA। तो ये एक और एप्लीकेशन है, यानी अगर हमारे पास ग्राफ है तो हम किसी भी प्रेशर पर YA और XA निकाल सकते हैं, या YB और XB निकाल सकते हैं। समझना? हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है और कुछ भी आपको ड्रॉ नहीं करना है। हाँ, लेकिन इसमें एक पॉइंट याद रखना, एक पॉइंट याद रखना, ये जो लाइन है ये उस रेंज में होनी चाहिए, उस रेंज में होनी चाहिए, तभी इन दो इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब है।
अगर प्रेशर 40 से ज्यादा हुआ तो फिर तो कुछ करना ही नहीं, पूरा ही लिक्विड है, पूरा ही लिक्विड है। तो जो कंपोजिशन आपकी स्टार्टिंग की थी वही है, हाफ हाफ। और अगर आपने प्रेशर 37.5 से कम कर दिया, 37.5 से कम कर दिया तो पूरा ही गैस हो गया, यानी 1 मोल मिक्स किए थे, 1 मोल पूरे वेपर में चले गए, तो वेपर का मोल फ्रैक्शन हाफ हो रहा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जब ड्रॉ करो तो इन दो इंटरसेक्शन पॉइंट का यूज तभी है जब इसको मैं ऐसे पुट करता हूं, ये हमारा सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन, इस प्रेशर पर आपने किया, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इस एरिया में लाई करना चाहिए। इस एरिया में लाई कर रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट, इसका मतलब कुछ लिक्विड भी है, कुछ गैस भी है। लिक्विड में भी ए और बी दोनों है, गैस में भी ए और बी दोनों होंगे, और वो इनिशियल के बराबर नहीं होंगे। लेकिन अगर इंटरसेक्शन पॉइंट इस एरिया में लाई नहीं कर रहा है तो या तो पूरा लिक्विड या पूरा गैस, और फिर जो इनिशियल एक्स से एक्स भी थे वही रहेंगे। अगर लिक्विड है तो वही एक्स से एक्स भी अभी भी, और गैस है तो वो वाई वाई भी हो जाएगा, वो वाई वाई भी हो जाएंगे। समझ में आई मेरी बात? चलिए एक डेटा लेके क्वेश्चन बता देता हूं। थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको ताकि रीड करने में आसानी हो। ठीक है, इस कंपोजिशन का कोई सॉल्यूशन, थोड़ा डेटा बदल देता हूं, ठीक रहेगा। ये 100 ले लेते हैं, ये 75 ले लेते हैं, ये पॉइंट, ये 100 ले लेता हूं, ये 150 ले लेता हूं, और ये 30 ले लेता हूं। ये पी ए नोट हो गया, ये पी बी नोट हो गया। ठीक है, कुछ और डेटा अगर होपफुली आप सबको दिख रहे होंगे ये पॉइंट्स है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स यहां पर। इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, 0.4, ये 0.7, इसको ऐसा नहीं कि सिमेट्री इतनी होगी, बट ठीक है, अभी 0.6 थोड़ा अनसिमेट्रिकल कर देते, चलो 0.8 कर देते। ठीक है, बना लो, ये नोट्स में बनाना। ये प्रेशर ले लेता हूं 80, ये प्रेशर ले लेता हूं 90। ठीक है, ये प्रेशर 80 है, ये प्रेशर 90। अब हमारा जो स्टार्टिंग सॉल्यूशन है वो ये, यानी एक सॉल्यूशन मैंने बनाया है जिसमें एक्स है और एक्स बी इनिशियली, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, एक्स है इनिशियली और एक्स बी इनिशियली 0.5। ठीक है, अब सीधा सीधा लिख रहा है, 100 से ज्यादा प्रेशर होगा कुछ भी चेंज ही नहीं होगा, वेपर्स बनेंगी नहीं। 100 से ज्यादा प्रेशर है, वेपर्स बिल्कुल नहीं बनेंगी। और अगर प्रेशर 75 से कम है, पूरा वेपराइज हो जाएगा, पूरा वेपराइज हो जाएगा। लेकिन अगर प्रेशर 75 से 100 के बीच में है तो लिक्विड भी होगी, लिक्विड सॉल्यूशन भी होगा और वेपर्स भी बनेंगे। चलिए बात करते हैं, इसको हटा देता हूं। एट प्रेशर 80 mm, अब 80 mm पर क्या होगा आपको फाइंड आउट क्या करना है, एक तो एक्स ए वाई और एक्स बी वाई।
कर सकते हो। 80 mm पूछा, 80 mm पर क्या पहले तो चेक करो इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है, ये सॉल्यूशन इसके लिए बात कर रहा हूं। 80 mm इंटरसेक्शन पॉइंट इन बिटवीन आ रहा है तो समझ जाओ वहां एक्स से एक्स भी वाई वाई भी चारों की कुछ ना कुछ वैल्यूज होगी। क्या होगी वो अब अगर हमें देखना है तो ये वाला पॉइंट क्या बताएगा एक्स ए, ये वाला पॉइंट क्या बताएगा वाई ए। यहां से एक्स से बचे हुए लिक्विड में ए का मोल फ्रैक्शन 0.3, ये एक्स ए, बहुतों को क्या लगता है ये एक्स ए ऐसा लगता है तो ये एक्स बी, ये एक्स ए, ये वाई ए, ये वाई ए, वाई ए की वैल्यू कितनी आ गई 0.6। ये इंटरसेक्शन वाई ए की वैल्यू 0.6। अब आप चाहो तो वहां पर एक्स भी निकाल सकते हो 0.7 और ये 0.4। अब बात करेंगे एट प्रेशर 90 mm, एट प्रेशर 90 mm, फिर से वही एक्स ए, एक्स बी, वाई ए, वाई बी, करिए जल्दी से करिए। अब इन पॉइंट से कोई मतलब नहीं है हमें, अब इन पॉइंट से मतलब, इन दोनों पॉइंट से मतलब, तो यहां पर एक्स ए 0.4, वाई 0.8। मैंने रैंडम डेटा लिए, ध्यान रखना। तो यहां पर 0.6, 0.8। हाँ, आप में से किसी को ऐसा भी लग रहा है ठीक है ये तो समझ में आ गया। प्रेशर ही मैंने तो एट प्रेशर 120 mm। अब अगर आप 120 mm पे लाइन बनाओगे तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट इस रीजन में आ ही नहीं रहा है, तो ये किस रीजन में लिक्विड, तो कुछ भी वेपर नहीं बनी। बहुतों को डाउट आता सर मैं इसको आगे एक्सटेंड कर दूं, तो नहीं करना है क्योंकि अब इस कर्व की कोई इंपॉर्टेंस नहीं करना है एक्सटेंड। ये नहीं कि सर यहां से एक्स वाई भी नहीं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट इस रीजन में आ गया, अब कोई मतलब ही नहीं, सीधा सीधा एक्स से और एक्स बी क्या होंगे, जो इनिशियल एक्स से एक्स बी ही है, इनिशियल एक्स से एक्स बी ही है, वही एक्स से इनिशियल एक्स बी इनिशियल, क्योंकि कुछ वेपर्स बनी नहीं है 0.5 और 0.5। और अगर आपने प्रेशर और कुछ भी ले सकते हो, लेट से ये ले लिया, लेट से ये प्रेशर आपने मान लिया 20, 75 से कम, ये सब इस सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं। फॉर सॉल्यूशन ये हमारा इनिशियल सॉल्यूशन, इसके लिए सारा डिस्कशन हो, चाहो तो लिख सकते हो आप फॉर एट प्रेशर 20 mm क्या हो जाएगा, वाई ए जो होगा वो 0.5 क्योंकि पूरा वेपराइज, और वाई पी पी 0.5। ओनली वेपर्स, यहां लिख दो ओनली लिक्विड्स, ओनली लिक्विड, और यहां पर ओनली वेपर। बहुतों को पता कंफ्यूजन क्या होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे आती है कि एक सॉल्यूशन था जिसमें इनिशियली ए और बी का मोल फ्रैक्शन 0.5 है, 0.5 है, और इसको 80 mm प्रेशर पर रखा, 80 mm प्रेशर पर रखा, बताओ एक्स से एक्स बी वाई वाई बी क्या होगा। बहुतों को लगता है सर एक्स से एक्स बी तो दे रखा था, मतलब उनको लगता है ये एक्स से एक्स बी फिक्स रहेगा, वही वापस पुराना थॉट की सॉल्यूशन वेपराइज हो रहा है लेकिन उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही। कोई सॉल्यूशन अगर वेपराइज हो रहा है तो उसकी कंपोजिशन चेंज होगी। बहुत बेसिक से बता रहा हूं मैं आपको, ये सारी बातें बहुत बेसिक से बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा आईआईटीज में आप जब जाओगे तो एक पूरा कोर्स होता है, जब हर ब्रांच में तो नहीं होता बट कुछ पर्टिकुलर ब्रांच में ये फेज डायग्राम पर पूरा कोर्स होता है। बिकॉज ये फेज डायग्राम यूं कह सकते हो कि फॉर्मूले हटा देता है, रिजल्ट सारे फॉर्मूले के हैं लेकिन बिना फॉर्मूले के आप सब कुछ यहाँ फेज डायग्राम से निकाल सकते हो। जिनको फॉर्मूला नहीं पता, राउंड्स लो नहीं पता, उनका भी सारा काम हो जाता है कि अगर मिक्सचर है तो उसकी कंपोजिशन क्या होगी, वेपर्स में ए और बी कितना होगा, लिक्विड के अंदर ए और बी कितना होगा, ये सब आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये अच्छी तरह से देख लेना, बहुत ही बेसिक से आप सारे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस है वो सब मैंने यहां पर लिख दी, इसको आप यूज कर सकते हो। अब ये तो किसके साथ वेरिएशन करवाया हमने, प्रेशर के साथ। टेम्परेचर को हमने क्या रखा है, कांस्टेंट। लेकिन कह सकते हो ज्यादातर हम वेपराइजेशन कैसे करते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। तो आप सोचिए कंटेनर जिसमें पिस्टन लगा हुआ है, बाहर का प्रेशर फिक्स है, वो चेंज नहीं कर रहे हैं, यानी पीटी फिक्स कर दिया, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो रहेगा, पिस्टन लगा हुआ तो बाहर का जो प्रेशर है वही अंदर का रहेगा, यानी बाहर का कांस्टेंट तो अंदर का भी कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन अब हम क्या वेरी करेंगे, टेम्परेचर। टेम्परेचर हम वेरी करेंगे और तब देखते हैं कि ये कर्व किस तरह से होंगे। केस 2, vaporization with change in temperature, constant or be precise external pressure। ठीक है, फिर से पहले फॉर प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, पानी है, बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, पानी है यहाँ पर रख दिया 373 केल्विन पर, अंदर का प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर, अंदर का प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर, कोई चेंज नहीं होगा अगर टेम्परेचर यही है तो। अब हम चाहते हैं कि वाटर वेपराइज हो, प्योर लिक्विड वाटर वेपराइज हो, तो दो ऑप्शन है, तो बाहर का प्रेशर कम करो जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा ऑप्शन है टेम्परेचर बढ़ा दो, फिर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर बढ़ेगा। लेट से आपने यहाँ पर टेम्परेचर कितना कर दिया 400 केल्विन, क्या ये पूरा वेपराइज हो जाएगा? यस, क्योंकि अब ये पानी अंदर प्रेशर कितना जाता है 1.1 मान लेते हैं, ये अंदर का प्रेशर 1.1, बाहर का 1, पिस्टन ऊपर जाएगा, अंदर का प्रेशर 1.1 से कम होगा तो ये पानी फिर वेपराइज होगा और अंदर का प्रेशर कितना कर देगा 1.1, अंदर का 1.1, बाहर का 1, फिर पिस्टन ऊपर जाएगा, फिर पानी वेपराइज होगा, यानी धीरे धीरे पूरा पानी वेपराइज हो जाएगा। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट हम डिफाइन कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है तो ओनली गैस, टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से कम है ओनली लिक्विड, और बॉइलिंग पॉइंट पर है तो लिक्विड प्लस गैस, बॉइलिंग पॉइंट पर है तो लिक्विड प्लस गैस। ठीक है, अब यही डिस्कशन करते हैं सॉल्यूशन की। एक सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, नाउ लिसन इट वेरी केयरफुली, ये लिख लो पहले, मैं इसको रब करूंगा। आप स्टॉप करके भी लिख सकते हो, मुझे पता, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता, बट स्टिल आई एम गिविंग यू टाइम कि आप लिख लीजिए, स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। और फिर भी नहीं लिख पाए और मैं आगे बढ़ जाऊं तो फिर आप स्टॉप करके लिख सकते हो। कोशिश करता हूं इसी पे काम करूं। तो यहां पर हमने एक सॉल्यूशन बनाया जिसका हमें पता है वेपर प्रेशर, जो क्वेश्चन हमने किया था वही 50 mm वाला, 50 mm, ए और बी के 1 मोल, अंदर प्रेशर 50 mm, मान लेते हैं ये टेम्परेचर कितना T1। ये जो राइट नाउ जो डेटा हमें दे रखा था जिस पर ए का वेपर प्रेशर 75, बी का वेपर प्रेशर 25, PA0, PB0, ये जो डेटा थे ये हमारे पास T1 टेम्परेचर के थे और ये प्रेशर कितना आ रहा था 50। अब हमने क्या किया, अभी ये सिचुएशन है,
हम चाहते हैं कि सॉल्यूशन और वेपराइज हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, और वेपराइज करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। प्रेशर तो चेंज कर नहीं सकते, वो ऑप्शन नहीं है। हमने टेम्परेचर T1 से बढ़ा के T2 कर दिया। जैसे ही टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, ये जो वेपर प्रेशर यहां पर है, ये वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। यानी सॉल्यूशन का जो प्रेशर अभी 50 mm था, वो 50 mm से बढ़ के कुछ ज्यादा हो जाएगा, राइट? क्योंकि ये बढ़ जाएगा। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पहले से ज्यादा होगा। मान लेते हैं बढ़ के कितना हो गया, 55। अब अंदर का प्रेशर कितना है, 55, बाहर का कितना है, 50। क्या होगा, पिस्टन ऊपर जाएगा, सॉल्यूशन वेपराइज होगा, फिर पिस्टन ऊपर जाएगा, सॉल्यूशन वेपराइज होगा। लेकिन जैसे जैसे सॉल्यूशन वेपराइज होगा, क्या ये वापस 55 mm ऑफ Hg प्रेशर डेवलप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब जब सॉल्यूशन वेपराइज होगा तो रिमेनिंग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पहले से कम होगा। तो ये जो सॉल्यूशन वेपराइज होगा, तो अब इसका वेपर प्रेशर 55 से 54 हो जाएगा, फिर 54 से 53, लेकिन अभी भी बाहर से तो ज्यादा है, फिर 53 से 52, अभी भी पिस्टन ऊपर जाएगा, सॉल्यूशन वेपराइज होगा, फिर सॉल्यूशन और वेपराइज होगा, तो उसका वेपर प्रेशर 52 से और कम होगा, 52 से और कम होगा। क्यों कम हो रहा है ये वेपर प्रेशर? क्योंकि मोर वोलेटाइल का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा होगा, मोर वोलेटाइल का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा होगा, ये x से कम हो रहा होगा। 2x भी बढ़ रहा होगा, लेकिन डोमिनेट कौन कर रहा होगा, ये x से कर रहा होगा। तो वेपर प्रेशर कम होते होते वापस से कितना आ जाएगा, 50। और जैसे ही वापस से वेपर प्रेशर 50 हुआ, बाहर का भी 50, अंदर का भी 50, सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, पूरा इक्विलिब्रियम। यानी टेम्परेचर आपने T1 से T2 किया, थोड़ा और सॉल्यूशन वेपराइज हुआ, लेकिन पूरा नहीं हुआ, पूरा वेपराइज नहीं हुआ। अब आप चाहते हो कि सॉल्यूशन और वेपराइज हो, तो टेम्परेचर आपको T2 से भी ज्यादा T3 करना पड़ेगा। T3 करोगे तो ये PA0 PB0 और बढ़ जाएंगे। ये तो क्लियर है, टेम्परेचर बढ़ने पर PA0 और PB0 तो बढ़ेंगे। यानी जो वेपर प्रेशर 50 हो गया था, वापस आपने बढ़ा दिया। मान लो 53 ले लेता हूं, अब 53 ले लेता हूं, फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट होगा। बाहर का प्रेशर 50, अंदर का 53, फिर से लिक्विड वेपराइज होना स्टार्ट करेगा, लिक्विड वेपराइज होना स्टार्ट करेगा, लिक्विड की कंपोजिशन चेंज होगी, लिक्विड का वेपर प्रेशर धीरे धीरे कम होगा, लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होगा, यानी वही x से और कम होगा। फाइनली वापस से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जब 50 हो जाएगा, सिस्टम फिर से इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। अब आप चाहते हो और वेपराइज हो, मान लो आपने किस टेम्परेचर पर हीट अप कर दिया, T4 पे कर दिया, फिर से सॉल्यूशन वेपराइज हो, सॉल्यूशन और वेपराइज होगा। कुल मिला के आप ये कह रहे PA0 PB0 बढ़ा के हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो कंपोजिशन चेंज होके वापस वो कम हो रहा है। लेट्स से T4 टेम्परेचर पर क्या हुआ, एक लास्ट ड्रॉप यहां पर लास्ट ड्रॉप रहेगी, और जैसे ही आपने टेम्परेचर T4 से ज्यादा किया, ये लास्ट ड्रॉप भी वेपराइज हो गई, ये लास्ट ड्रॉप भी वेपराइज हो गई। यानी अगर टेम्परेचर T4 से ज्यादा है, ओनली गैस, T1 से कम है, ओनली लिक्विड, और टेम्परेचर T1 से T4 के बीच में, तो लिक्विड। यानी यहां पर भी क्या आएगी, एक रेंज आएगी। वो रेंज अब निकालना हमारे लिए मुश्किल है। प्रेशर के केस में तो हमने रेंज निकाल ली थी, अब यहां पर वो रेंज निकालना मुश्किल है। हाँ, यहां पर आप फिर भी मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूं, इमेजिनेशन के बाद रेंज कैसे निकल सकती, वो जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि रेंज हम कैसे निकाल सकते हैं। ये तो फिक्स है 50, क्योंकि इक्विलिब्रियम जब भी आएगा, अंदर और बाहर का प्रेशर 50 रहेगा, इक्विलिब्रियम पर प्रेशर है। अब यहां पर ये जो PA0 और PB0 है, हम यहां चेंज क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, तो ये दोनों चेंज हो रहे हैं। आपको इनको टेम्परेचर की टर्म में पुट करना होगा, इनको आपको टेम्परेचर की टर्म में पुट करना होगा कि टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी कर रहा है। और ऑब्वियसली आप सबको पता है कि कोई सिंपल इक्वेशन तो नहीं होगी, अच्छी खासी एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन होगी। तो ये टेम्परेचर का फंक्शन है, कुछ एक्सपोनेंशियल या इस तरह की इक्वेशन होगी। तो जब आप इसको और इसको टेम्परेचर की टर्म में पुट कर दोगे, तो अब ये जो इक्वेशन हमारे पास है, वो टेम्परेचर और किसके बीच में है, XA के बीच में। जैसे इनिशियली मैं कह रहा था ये वाली, ये किसके बीच की इक्वेशन है, PT वर्सेस XA, ये PT वर्सेस XA की थी। ये इक्वेशन हमारे पास किसके बीच क्या रहेगी, टेम्परेचर वर्सेस XA, टेम्परेचर वर्सेस
XA, और यहां पर यूं मान के चलो टेम्परेचर वर्सेस XA की है। इनिशियली जब थोड़ी सी वेपर्स बनी है तो हमें XA पता होगा, यहां से हम वो T1 टेम्परेचर निकाल सकते हैं। T1 टेम्परेचर जब थोड़ी सी वेपर्स बनी है उस टाइम पर हमें XA पता होगा। अब ऐसे सोचिए इक्वेशन XA वर्सेस टेम्परेचर के बीच में XA पता है, तो यहां से ये T1 टेम्परेचर आ जाएगा जब थोड़ी सी वेपर्स है। और अब आपने क्या किया, जब पूरा वेपराइज हो गया, लास्ट ड्रॉप लिक्विड की बची हुई है, लास्ट ड्रॉप लिक्विड की जब बची हुई है तो मुझे क्या पता है, YA YB पता है, मुझे YA YB पता है। यहां पर भी हमने इस PT की जगह क्या पुट कर दिया, 50 PA0 PB0 को किसकी टर्म में पुट कर दिया, टेम्परेचर की टर्म में। तो ये इक्वेशन किसके बीच में हो गई, टेम्परेचर और YA के बीच में, टेम्परेचर और YA। अब हमने वो YA पुट कर दिया जो इनिशियली XA था। YA जब पुट कर दिया मतलब जब मैं इनिशियल यहाँ XA पुट कर रहा हूं मतलब लास्ट ड्रॉप लिक्विड की बची हुई है, और जब लास्ट ड्रॉप लिक्विड की बची हुई है ये इक्वेशन YA पता है, यहां से T निकाल लेंगे और यहां से जो T आएगा वो कौन सा T होगा, यानी इस बार ऊपर वाला पॉइंट इस इक्वेशन से आ रहा है, ऊपर वाला पॉइंट इस इक्वेशन से आ रहा है और नीचे वाला पॉइंट इस इक्वेशन से आ रहा है, राइट। अब मैं फिर से कर्व प्लॉट कर रहा हूं, यानी यहां से आपको ये समझ में आना चाहिए कि रेंज तो आएगी, रेंज हमारे पास आएगी। ये टेम्परेचर, यहां पर फिर से Z लिख देता हूं, ये ZA1, ये ZA0। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जो ज्यादा वोलेटाइल है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। हम यहां पर यही करें, A इज मोर वोलेटाइल तो ये A का बॉइलिंग पॉइंट है, B का वेपर प्रेशर कम तो ये B का बॉइलिंग पॉइंट है। प्योर लिक्विड के केस में हमने क्या कहा था, अगर टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है ओनली गैस, टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम है ओनली लिक्विड, इससे ज्यादा टेम्परेचर है ओनली गैस, इससे कम टेम्परेचर है ओनली लिक्विड। लेकिन एक सॉल्यूशन के केस में हमें अगेन क्या मिल रही है, एक रेंज मिल रही है, और ये डेफिनेटली रेंज जो है ये मैं बता दूं T1 और T4 ये T और T के बीच में ही आते हैं, बीच में ही होंगे डेफिनेटली। अब यहां पर ये ऊपर वाला एक पॉइंट T4, नीचे वाला एक पॉइंट T1, लेकिन ऊपर वाला जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन से है। जब थोड़ा सा लिक्विड बचा है तो टेम्परेचर T4 यहां से निकलेगा, T4 यहां से निकलेगा, T1 यहां से निकलेगा। तो यहां पर नीचे वाले पॉइंट्स इस इक्वेशन से आ रहे हैं। अब ये भी पता है ये टेम्परेचर वर्सेस XA की इक्वेशन है, टेम्परेचर वर्सेस XA, स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगी डेफिनेटली। यस, नीचे वाले सारे पॉइंट्स को मिलाओगे ये कुछ इस तरह से इक्वेशन आती है। ये किसके बीच की इक्वेशन है, टेम्परेचर वर्सेस XA, और ऊपर वाले जितने भी पॉइंट्स है सबको मिलाओगे ये टेम्परेचर वर्सेस YA की इक्वेशन। उल्टा हो गया, और लॉजिकल भी, प्रेशर बढ़ाने पर लिक्विड बनता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस बनती है। टेम्परेचर जैसे से बढ़ाओगे गैस बनेगी, तो यहां पर जैसे से ऊपर जा रहे हो इससे ज्यादा T4 से जैसे ज्यादा टेम्परेचर किया ओनली गैस, T1 से नीचे किया ओनली लिक्विड। यानी यहां से हमें क्या पता चल गई, एक रेंज पता चल गई, ये T4 और ये T1 है, ये T4 ये T1, इससे ज्यादा ओनली गैस, इससे नीचे ओनली लिक्विड और इन बिटवीन है तो लिक्विड प्लस गैस। और यहीं से एक स्टेटमेंट हम देते हैं जो आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, प्योर लिक्विड का एक शार्प बॉइलिंग पॉइंट होता है। शार्प बॉइलिंग पॉइंट का मतलब इससे ज्यादा जैसे ही टेम्परेचर किया ओनली गैस, उससे कम टेम्परेचर किया ओनली लिक्विड, शार्प बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन सॉल्यूशन का एक कोई शार्प बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, उसकी एक रेंज आती है, जैसे इसके लिए आ रही T1 से T4, यानी टेम्परेचर उस रेंज से ज्यादा करोगे तो ओनली गैस, उस रेंज से कम करोगे ओनली लिक्विड, और टेम्परेचर अगर आपने उस रेंज में रखा हुआ है तो सॉल्यूशन का कुछ पार्ट वेपराइज हो जाएगा,
कुछ पार्ट वेपराइज हो जाएगा। फिर से बता दूं, ये सब किस कंटेनर में इमेजिन कर रहे हो? जिसमें पिस्टन लगा हुआ है। खुले कंटेनर की बात नहीं कर रहा हूँ, पिस्टन लगे हुए कंटेनर में मैं बात कर रहा हूँ। उससे ज्यादा टेम्परेचर है, ओनली गैस उससे कम है, ओनली लिक्विड रेंज के बीच में, तो कंटेनर में लिक्विड भी होगा, गैस भी होगी। लिक्विड के अंदर भी ए और बी दोनों होंगे, गैस के अंदर भी ए और बी दोनों होंगे। लिक्विड के अंदर भी ए और बी दोनों होंगे, गैस के अंदर भी ए और बी दोनों ही होंगे। तो इस कर्व का क्या फायदा है? फिर से कहूंगा, ऊपर वाला कर्व रीड करोगे तो एक्स एक्सिस पर वाई है, नीचे वाले कर्व की बात करोगे एक्स है। कंफ्यूजिंग नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। गैस के कांटेक्ट वाला कर्व वाई है, लिक्विड के कांटेक्ट वाला एक्स है। पहले भी यही था। ऊपर जाने पर पहले लिक्विड आ रहा था तो ऊपर वाला कर्व एक्स है, नीचे वाला वाई है। यहाँ पर ऊपर जाने पर गैस आ रही तो ऊपर वाला कर्व वाई है, नीचे वाला कर्व एक्स है। अब इसका यूज क्या है? अगर आपके पास इस पर्टिकुलर कंपोजिशन का सॉल्यूशन है, इसके लिए अगर आपको रेंज निकालनी है तो ये दो टेम्परेचर है। अब सोचो आप, इसके लिए फॉर्मूले निकालना बड़ा मुश्किल है, इक्वेशंस क्या होगी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम इसका 2-3 डेटा एक्सपेरिमेंटली तो निकाल सकते। मान लो एक्सपेरिमेंट आपने ये डेटा निकाल लिया, ये निकाल लिया, 2-3 डेटा निकाल लिए, इससे आप एक्सपेरिमेंटल कर्व फाइंड आउट कर सकते हो, इससे एक्सपेरिमेंटल कर्व निकाल सकते हैं। अब एक बार आपने 2-3 डेटा से 4 डेटा से ये कर्व प्लॉट कर दिया, अब हमारे पास इक्वेशन नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी हम रेंज निकाल सकते हैं। प्रेशर वाले केस में तो इक्वेशंस भी थी और ग्राफिकली भी कर सकते थे, लेकिन यहां पर इक्वेशंस तो नहीं है, लेकिन ग्राफिकली हमें पता कि कर्व ऐसा कुछ होगा। हमने कर्व प्लॉट कर दिया, 2-3 डेटा ले लिए एक्सपेरिमेंटली, इसके लिए रेंज ये, इसके लिए ये, इसके लिए और थोड़ी डेटा ज्यादा ले लो, 4-5 डेटा ले लो, रेंज आ जाएगी, कर्व प्लॉट कर दो और फिर आप अब किसी और सॉल्यूशन के लिए रेंज निकाल सकते हो, किसी और सॉल्यूशन के लिए रेंज निकाल सकते हो। और एक पॉइंट यहां पर लिख लीजिए, a solution doesn't have any sharp boiling point. A solution doesn't have any sharp boiling point like pure liquid. सॉल्यूशन का कोई शार्प बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। प्योर लिक्विड का होता है, बट सॉल्यूशन यानी मिक्सचर का कोई शार्प बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। अभी डिस्कस कर रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो अभी आए हैं। इसका इंपॉर्टेंस, इसकी एप्लीकेशंस तो अभी हमें पता चलेगी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो कुल मिला के ये आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ, ये वाला कर्व हमें वाई देगा, ये वाला कर्व हमें एक्स देगा। इवन अब थॉट्स को यूज करना पड़ेगा। अगर मुझे एक्स से एक्स भी पता है, रेंज यहां से निकाल सकता हूं, लेकिन मैं आपसे कह दूं नहीं, मैंने तो इसको T3 टेम्परेचर पर रखा हुआ है, तो क्या होगा, यह बता देता हूं। T3 टेम्परेचर पर है तो क्या होगा, कोई नहीं, T3 टेम्परेचर पे क्या बना दो, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, T3 पुट कर देते हैं तो एक्स से आ जाता है, T3 पुट कर देंगे, क्योंकि ये इक्वेशन भी टेम्परेचर वर्सेज एक्स की टर्म में, ये भी टेम्परेचर वर्सेज वाई की टर्म में। टेम्परेचर पुट कर देंगे तो यहाँ से वाई आ जाएगा, टेम्परेचर पुट कर देंगे तो यहाँ से एक्स से आ जाएगा, वही चीज। अगर आपने T3 टेम्परेचर पर रखा हुआ है, ये क्या दे देगा, वाई, ये क्या दे देगा आपको, सारे लॉजिक वही है। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, इंटरसेक्शन पॉइंट इसके बीच में आना चाहिए। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट इसके ऊपर है या इसके नीचे है तो या तो पूरा गैस या पूरा लिक्विड, फिर तो कुछ या तो एक्स से एक्स बी की वैल्यू आएगी या वाई ए वाई बी की वैल्यू आएगी। लेकिन अगर इंटरसेक्शन पॉइंट इसके बीच में है तो एक्स से एक्स बी भी होगा, वाई ए वाई बी की भी वैल्यू आएगी। निकाल सकते जो भी यहां पर आएगा, जैसा हमने पहले किया था उसी तरह से। यहां पर ध्यान रखना, कोई भी कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये भी इस तरह से, ये भी इस तरह से होगा। तो कंपोजिशन भी निकाल सकते हो। T3 टेम्परेचर पर कंपोजिशन क्या होगी, अगर मान लो थोड़ा कम टेम्परेचर है, इस पर कंपोजिशन क्या होगी, वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कंपोजिशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज द फेज डायग्राम, ये एक सॉल्यूशन का फेज डायग्राम है। किस टेम्परेचर पर कौन सी स्टेट होगी, सॉलिड होगा, पूरा लिक्विड होगा, पूरा गैस होगा, या लिक्विड प्लस गैस होगा, वो फाइंड आउट कर सकते हो। और लिक्विड प्लस गैस है तो लिक्विड की कंपोजिशन क्या है, गैस की कंपोजिशन क्या है, वो हम निकाल सकते हैं।
चलिए इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन बताता हूं आपको। एक टर्म जो आप सबको पता है, डिस्टिलेशन। इनऑर्गेनिक में भी, मेटलर्जी में पढ़ चुके होंगे। डिस्टिलेशन के थ्रू आप सेपरेशन करते हो, प्यूरिफाई करते हो। इनफैक्ट एग्जांपल आपने लिया हुआ है जिंक और कैडमियम का, है ना। जिंक और कैडमियम में का एग्जांपल आपने ले रखा है। कैडमियम का बॉइलिंग पॉइंट जिंक से कम होता है। कैडमियम का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, मेरे हिसाब से कुछ 760 के आसपास कुछ होता है, और जिंक का ज्यादा होता है। तो हमें डिस्टिलेशन यानी हम जिंक और कैडमियम का लिक्विड सॉल्यूशन है और हमें उनको सेपरेट करना है। तो थोड़ा डेटा में नियर बाय ले लेता हूं। कैडमियम का 760 केल्विन ऐसे कुछ होता होगा समथिंग में, जिंक का ज्यादा होता है 900 समथिंग। एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, सो कोई खैर हमें एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब नहीं। अब अगर हमारे पास जिंक और कैडमियम का एक लिक्विड सॉल्यूशन है और हमें उनको सेपरेट करना है, तो क्या करें? क्या थॉट है, क्या करते हो? यस, यानी क्या करेंगे? लेट्स से इसको हमने 800 केल्विन पर हीट अप कर दिया। कैडमियम का बॉइलिंग पॉइंट 760, हमने टेम्परेचर कर दिया 800 केल्विन, तो ऑब्वियसली कैडमियम जो है वेपराइज हो जाएगा और जिंक रह जाएगा, राइट। कैडमियम वेपराइज हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है, जिंक से कम है, तो कैडमियम वेपराइज हो जाएगा, जिंक वेपराइज नहीं होगा। ऐसा हम सोचते हैं कि होता होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है और ऐसा सभी सोचते हैं। इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, सबको डिस्टिलेशन इसी तरह से पता है। और ये वर्ड अभी नहीं, आप पहले भी बहुत बार सुन चुके होंगे, शायद 9th-10th की बुक्स में भी सुन चुके हैं, ऐसा नहीं है। बट डिस्टिलेशन ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता? चलिए देखते हैं। वैल्यूज ले लेता हूं यहां पर, थोड़ा आसान रहेगा हमारे। ये टेम्परेचर लेट्स से 300, ये टेम्परेचर 600 ले लेता हूं, ठीक है। और ये वाला टेम्परेचर ले लेते हैं 400, ये वाला टेम्परेचर ले लेते हैं 500। ए और बी का एक मिक्सचर है, ये ए का बॉइलिंग पॉइंट, ये बी का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ए का 300, बी का बॉइलिंग पॉइंट 600। और अब अगर आप कहते हो कि और ये टेम्परेचर है 400, ये है 500, लेकिन हमने इसको किस टेम्परेचर तक हीटअप किया? 350 तक, जो कि ए के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है, जो कि ए के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है। हमने 350 केल्विन पर हीटअप किया, क्या होगा? कुछ भी वेपराइज नहीं होगा। हाँ, पिस्टन सब कंटेनर में सब में पिस्टन लगा हुआ है, उसी की बात करें। 350 केल्विन पर आपने हीटअप कर दिया, ना तो ए वेपराइज होगा ना बी वेपराइज होगा, पूरा का पूरा लिक्विड ही होगा, कुछ भी वेपराइज नहीं हुआ। जो आप सोच रहे थे ना, नहीं सर ए का टेम्परेचर तो ए के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है तो ए वेपराइज हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, गलत सोच रहे थे। तो फिर टेम्परेचर अगर आप चाहते हो कि वेपराइजेशन हो तो टेम्परेचर 400 से ज्यादा करना होगा। सोचो आपने टेम्परेचर 450 कर दिया, 450 कर दिया, क्या लगता है आपको? ए ही वेपराइज होगा? क्या ए ही वेपराइज होगा? वेपराइजेशन तो होगा, लेकिन ए बी और बी भी वेपराइज होगा। ए और बी दोनों वेपराइज होंगे और यहां से आप वेपर की कंपोजिशन भी निकाल सकते हो, लिक्विड की, बचे हुए लिक्विड की कंपोजिशन भी निकाल सकते हो। कुछ डेटा ले लेता हूं, चलिए 0.5, 0.8, 0.3। तो जो वेपर्स बनेंगे उसके अंदर ए का मोल फ्रैक्शन 0.a है, यानी YA 0.8 है, तो YB भी है साथ में 0.2। और जो बचा हुआ लिक्विड है उसमें XA 0.3, तो XB 0.7। यानी वेपर्स बनी है, वेपर्स के अंदर लेकिन ए और बी दोनों ही है, प्योर ए नहीं है आपके पास। जबकि टेम्परेचर ए के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है, बी के बॉइलिंग पॉइंट से कम है, लेकिन वेपराइज तो ए भी हुआ है बी भी हुआ है, प्योर ए आपको नहीं मिला है। और अगर आपने टेम्परेचर सोचो 500 से ज्यादा हीटअप कर दिया, 550 पे भी हीटअप कर दिया, तो ए तो पूरा हो गई होगा वेपराइज, साथ में बी भी हो जाएगा, जबकि टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट से अभी भी कम है, लेकिन ए और बी दोनों ही पूरे वेपराइज हो गए। यानी पहले तो अब आपको यहां पर ये समझना होगा
कि ये सॉल्यूशन है, प्योर लिक्विड नहीं है। अब यहां पर डायरेक्टली ए के बी के बॉइलिंग पॉइंट से कोई कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। आप 300 और 400 इस डेटा को भूल जाइए, ये एक सॉल्यूशन है, और एक सॉल्यूशन जो है वो प्योर लिक्विड की तरह बिहेव नहीं करता है, वो प्योर लिक्विड की तरह बिहेव नहीं करता है। अब आपको मतलब इससे है, ये 400 और 500 के डेटा से मतलब है। और ये भी माइंड में होना चाहिए 400 से ज्यादा हीट अप करेंगे तो केवल ए वेपराइज नहीं होगा, ए तो होगा ही होगा, साथ में बी भी वेपराइज होगा, प्योर ए नहीं मिलेगा आपको। हाँ ये जरूर है, प्योर ए तो नहीं मिला, लेकिन ये जरूर है कि जो वेपर्स बनी उसमें ए का मोल फ्रैक्शन जो ओरिजिनली आपके पास मिक्सचर था उससे ज्यादा आ गया। इसे हम ऐसे बोलते हैं कि जो वेपर्स बनी है वो ए में एनरिच हो गई, यानी ए का परसेंटेज उसमें ज्यादा हो गया, मोल फ्रैक्शन ए का ज्यादा हो गया। अब क्या होता है डिस्टिलेशन, वो बताता है। डिस्टिलेशन कैसे होता है वो मैं बताता हूं। अब आप क्या करते हो, आपने इसको लेट्स से 450 केल्विन पर हीटअप किया, जो वेपर्स बनी है आपने, जिसका मोल फ्रैक्शन ये है, इसको बाहर निकाला आपने, वेपर्स को इक्विलिब्रियम आने के बाद वेपर्स को बाहर निकाल लिया, और ये जो वेपर्स आपके पास आई है इसे वापस से टेम्परेचर कम करके, पूरा बहुत कम करके रूम टेम्परेचर पर लेके आ गए, और इसका क्या बन गया, लिक्विड सॉल्यूशन। ये लिक्विड सॉल्यूशन आपके पास आ गया, लेकिन अब ये सिंस लिक्विड सॉल्यूशन है तो ये x से xb, अब मैं x से डैश xb डैश लिख देता हूं, यानी ये आपके पास एक नया सॉल्यूशन आ गया, नया लिक्विड सॉल्यूशन आ गया। ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ, ये एक स्टेप कंप्लीट हुई है, जिसमें ए का परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ा है, प्योर ए नहीं मिला आपको, ए का परसेंटेज आपने बढ़ा दिया। अब क्या होगा, अब आप फिर से नई स्टोरी स्टार्ट कर दो। अब आपको इससे कोई मतलब नहीं, इस लिक्विड को भूल दो, ये बचा हुआ इसको भूल गए, हमें इससे मतलब है, और हमारे पास अब ये सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है जिसमें ए का मोल फ्रैक्शन 0.8। अब इसको हम फिर से हीट अप करेंगे, लेकिन अब की बार रेंज 400 500 नहीं, इसकी रेंज अलग है कुछ, ये इसकी रेंज ये वाली है, कुछ और होगी। लेट्स से 450 तो ये आ रहा था, और ये पॉइंट ले लेता हूं मैं 325। अब की बार हीटअप जो करना होगा वो इस रेंज में करना होगा। हाँ बहुतों को ये लगता है सर 500 से ज्यादा कर दो, तो अरे सेपरेशन करना है, पूरा ए और बी वेपराइज हो जाएगा, तो सेपरेशन क्या होगा, तो सेपरेशन अगर करना है तो टेम्परेचर इसी रेंज में रखना होगा। जैसे यहाँ पर इस रेंज के बीच में 450, अब टेम्परेचर 450 से 325 के बीच में ही रखना होगा। आपने इसके बीच में कुछ टेम्परेचर रखा, लेट्स सी 350। अब ये वाला पॉइंट आपको क्या देगा, नया वाई, ये वाई और आ गया आपका नया वाई, ये डैश लिख देता हूं, और बचे हुए लिक्विड में ए का मोल फ्रैक्शन ये एक्स, ये डैश, कंफ्यूज मत हो जाना कुछ इससे, ये एक्स से डैश एक्स भी डैश लिख दिया तो इससे मत हो जाना, बट ये यहां से डबल डैश लिख देता हूं। ये हमारे पास नहीं, लेकिन अभी भी प्योर ए नहीं आया, फिर क्या करोगे, वापस इन वेपर्स को बाहर निकालोगे, ए का मोल फ्रैक्शन डेफिनेटली और बढ़ गया, ये 0.8 था, यहाँ तो ज्यादा ही होगा 0.8, इन वेपर्स को वापस बाहर निकाला, फिर उसको कंडेंस किया, फिर वापस हीट अप करोगे, इस तरह से धीरे धीरे, पहले यहां से इनिशियली कहां थे, यहां पर थे, या फिर यहां आ गए, फिर यहां आ जाओगे, इस तरह से धीरे 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 किसकी ओर अप्रोच कर रहे हो, प्योर ए की तरह अप्रोच कर रहे हो आप। लेकिन मैं बता दूं एग्जैक्टली प्योर ए चाहिए तो इनफाइनाइट स्टेप्स होती है, ऑलमोस्ट प्योर ए हम ऑप्टेन 0.8, फिर 0.9, फिर 0.95, इस तरह से आप बढ़ सकते हो, धीरे धीरे प्योर ए मिल जाएगा, बट स्टेप्स कितनी होगी वो देखना होगा, 10 20 25 40 हो सकती है, पर सोचो आपको प्योर ए तो मिल जाएगा, लेकिन क्या हमें पूरा ए मिल जाएगा जितना था, नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक स्टेप में आप पीछे थोड़ा सा लिक्विड भी छोड़ते हुए जा रहे हो। ये वेपर्स बनी, ये लिक्विड था, आपने इसको छोड़ दिया, आपने इस पर कॉन्सेंट्रेट किया, आपने इसको छोड़ दिया, इस पर फोकस कर लो, फिर यहाँ पर क्या होगा, इस पर फोकस करेंगे, इसको छोड़ देंगे, यानी हर एक स्टेप में आप थोड़ा सा सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन छोड़ते जा रहे हो, उसके अंदर ए भी है और उसके अंदर बी भी है, तो यहाँ पर इस तरह से डिस्टिलेशन करते करते आपको प्योर ए तो मिल जाएगा, लेकिन पूरा ए नहीं मिलेगा। और स्टेप्स कितनी करनी होगी वो इस पर डिपेंड करता है कि ए और बी के बॉइलिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस है। जितना ज्यादा ए और बी के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा, नंबर ऑफ स्टेप्स उतनी ही कम होगी, और जितना ही कंपेरेबल होंगे ना, नंबर ऑफ स्टेप्स उतनी बढ़ती जाएगी।
ये लॉजिक सिंपल कॉमन सेंस से बोला मैंने, इसे वो थोड़ा आप सोच सकते हो, सही बात थी। जितना कंपेरेबल होगा ए और बी उतने ही ज्यादा वेपराइज होंगे। जितना दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा होगा, ए के वेपराइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, बी की कम होगी। ये होता है डिस्टिलेशन। अदरवाइज तो कितना आसान होता है यार कि ये एक का बॉइलिंग पॉइंट 760, दूसरे का ये, इसको 760 800 तक हीट अप कर दो, 800 भी क्यों करो, 770 कर दो, कैडमियम वेपराइज हो जाएगा, जिंक बचेगा, खत्म स्टोरी। कितना आसान लगता है, काश ऐसे ही होता। बट ये सॉल्यूशन है, प्योर लिक्विड नहीं है भाई। इनकी यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। हमें लगता है पानी में कुछ भी डाल दो, पानी का बॉइलिंग पॉइंट अभी भी 100 डिग्री सेल्सियस। अरे नहीं है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। वो सॉल्यूशन है, वो बिल्कुल अलग हो गया। प्योर लिक्विड अलग है, सॉल्यूशन अलग है। अब ये जो पानी में आपने कुछ भी डाल दिया, इसकी एक रेंज होगी और वेपराइज होगा तो ए और बी दोनों ही वेपराइज होंगे, कोई एक वेपराइज नहीं होगा, दोनों ही वेपराइज होंगे हमेशा, या दोनों में से कोई वेपराइज नहीं होगा, दोनों में से कोई वेपराइज नहीं होगा। इनफैक्ट यहां से अब प्योर ए ऑब्टेन करना है तो भी कर सकते हो, प्योर बी भी कर सकते हो। कैसे प्योर बी कैसे करेंगे, तो आपने प्योर ए ऑब्टेन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वेपर्स को निकाल रहे हैं, रिमूव करके कंडेंस कर रहे हैं, फिर हीटअप कर रहे हैं, फिर वेपर्स निकाल रहे हैं, कंडेंस कर, रिपीट कर रहे हैं। अगर आपको प्योर बी चाहिए तो वेपर्स को रिपीट मत करो, रिमेनिंग लिक्विड को रिपीट करो, क्योंकि रिमेनिंग लिक्विड में बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पर ए और बी का मोल फ्रैक्शन कितना था, 0.5, जो बचा हुआ लिक्विड था उसमें ए का मोल फ्रैक्शन 0.7। अब क्या करूं, ये बचा हुआ लिक्विड है, पहले इसको किस टेम्परेचर पर हीटअप किया था, 450, वेपर्स को बाहर निकाल के साइड में कर दिया, बचे हुए लिक्विड से मतलब, अब इधर वाले पार्ट से मतलब नहीं। इसको हमने फिर लेट से 500 ले लेता हूं, थोड़ा आसान लगे, ये 500, क्योंकि इसकी रेंज तो ये है, इससे मतलब नहीं, इसकी रेंज है। इसको किस पे हीटअप किया, 500 पे, तो ये वाला कम, ए का मोल फ्रैक्शन कम हो गया, बी का और बढ़ गया, फिर और एक हायर टेम्परेचर पे हीटअप करेंगे। तो यहां पर जैसे आया ना, ये इस पर हीटअप क्या था, पहला ये पॉइंट, ये 1, ये 2, फिर और कर लेंगे तो 3, ऐसे जा रहे हैं। ऐसा नहीं नीचे आ रहा है, उधर जाने वाली इंपॉर्टेंस है। उसी तरह से यहां पर बी के लिए बात कर रहा हूं, 1 बी के लिए, फिर इसको किसी हायर टेम्परेचर पे किया, ये 2, फिर इसको किसी हायर टेम्परेचर पे किया, धीरे 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 आप इधर आ रहे हो, ए का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है, बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। ये एक स्टेप के बाद, ये दूसरी स्टेप के बाद, ये तीसरी स्टेप के बाद, ये एक स्टेप के बाद बचे हुए लिक्विड में ए का मोल फ्रैक्शन, ये इसको हीटअप किया तो बचे हुए लिक्विड में बी का मोल फ्रैक्शन, फिर बचे हुए लिक्विड में बी का मोल फ्रैक्शन, इधर आ रहे हो ए का कम हो रहा है, बी का बढ़ रहा है, इधर जा रहे हो बी का कम हो रहा है, ए का बढ़ रहा है। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस थोड़ी करनी पड़ेगी, बट बहुत बेसिक। और ये मैं आपको बता दूं, देखो जेई में इस पर क्वेश्चंस, थियोरेटिकल क्वेश्चंस कभी कोई बनाएगा तभी बनेगा, अभी तक नहीं बनाया। बट अपार्ट फ्रॉम जेई, ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ना, आपको डेली लाइफ में, आपकी लाइफ में भी काफी हेल्प करेगी, इवन आगे फर्दर स्टडीज में भी काफी हेल्प करेगी। बहुत बेसिक से मैंने आपको समझाया है, बहुत बेसिक से आपको समझाया कि कर्व आते कैसे, और बहुत फंडामेंटल चीज मैंने आपको बताई। चलो इसको अब मैं दूसरी तरह से पुट करता हूँ, जो हम सोचते हैं और क्या गलत है। ये तो चलो एक लिक्विड के केस में था, बहुत बार ऐसा क्या लगता है, लेट्स से जिंक और टिन का एक अलॉय है, सॉलिड, टिन का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, अब बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं सॉलिड्स पर आ गया। लेकिन ये भी एक अलॉय मिक्सचर, अलॉय भी क्या है, मिक्सचर है। इसका शायद 420 केल्विन या डिग्री सेल्सियस में कंफ्यूजन हो, इसका और भी कम होता है 260। ये मेल्टिंग पॉइंट है, ये इसका एक अलॉय है। अलॉय भी एक सॉल्यूशन है। दो, अब सॉलिड के लिए हमारे पास फॉर्मूले नहीं है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले तो केवल गैसेस के कारण होते हैं, सॉलिड के लिए फॉर्मूले नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। आपको क्या लगता है कि ये जिंक और टिन का एक अलॉय है, मैं डिग्री सेल्सियस ही ले लेता हूं, डिग्री सेल्सियस इस तरह, तो क्या लगता है कि ये एक अलॉय है, इसको मैं 2 या 300 डिग्री सेल्सियस पर हीटअप करूंगा, तो क्या ऐसा होगा कि इस अलॉय में से बीच बीच में से टिन बह बह के मेल्ट हो के बाहर निकलेगा और फिर एक जिंक का खंडर बच जाएगा? ऐसा लगता है आपको कि बीच बीच में से टिन मेल्ट हो के बाहर निकल रहा होगा? है? और
लास्ट में जिंक का खंडर सा बच जाएगा, नहीं होता भी ऐसा। तो क्या होगा यहाँ पर, पहली चीज तो 260 से ये अगर इसके हैं रेंज जो भी है, अगर आपने 300 पर हीटअप किया तो हो सकता कुछ भी मेल्ट ना हो, क्योंकि उसकी रेंज देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर मैं T1 T2 की टर्म्स में रेंज दिख रहा हूँ कि इसकी रेंज जो है वो T1 से T2 के बीच में, तो टेम्परेचर आपको T1 से थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। T1 से आपने ज्यादा किया तो थोड़ा पार्ट मेल्ट होगा, कुछ ही पार्ट मेल्ट होगा, पूरा मेल्ट नहीं होगा। पूरा मेल्ट करने के लिए तो टेम्परेचर T2 से ज्यादा करना होगा, थोड़ा सा पार्ट मेल्ट होगा। आपने T1 प्लस या वैल्यूज अगर मैं लेता हूं 260, तो मैंने इसको 325 डिग्री सेल्सियस पर हीटअप कर दिया। 325 डिग्री सेल्सियस पर हीटअप कर दिया तो हाँ मान लेते 300 से ऊपर ये मेल्ट करा तो मेल्ट होगा, उसमें टिन भी होगा, जिंक भी होगा, लेकिन टिन का परसेंटेज ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पर ए का परसेंटेज ज्यादा है, जो पार्ट मेल्ट होगा उसमें टिन का परसेंटेज जो सॉलिड में था उससे ज्यादा होगा, उससे ज्यादा होगा। ये कैसे, तो उसको अलग करो, फिर सॉलिड में कन्वर्ट करो, फिर वापस उसे मेल्ट करो, फिर उस जो मेल्ट ऑन मोल्टन पार्ट आएगा उसमें टिन का परसेंटेज ज्यादा आएगा। और एग्जैक्टली आप ऐसे ही करते हो। अब समझना इसमें जोन रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग में ऐसा ही होता है। मोल्टन पार्ट में कौन ज्यादा होगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। मोल्टन पार्ट में उसका परसेंटेज ज्यादा होता है, समझ रहे हो। उसमें क्या करते हो आप, एक अलॉय होता है, इस पार्टिकुलर पार्ट को पहले मेल्ट कर देते हैं, मेल्ट कर देते हैं, कॉइल्स होती, जोन रिफाइनिंग की बात होता है। अब क्या होता है, इन कॉइल्स को आगे शिफ्ट कर देते तो ये पार्ट सॉलिडिफाई होने लगता है। अब ये पार्ट जब सॉलिडिफाई होगा तो ऐसे सोचो अगर जिंक और टिन यहां पर है तो जो टिन है वो लिक्विड पार्ट में ज्यादा रहना चाहता है, तो जब ये पार्ट सॉलिडिफाई होगा, जैसे यहां पर भी आप उल्टा सोच सकते हो, गैस से अगर लिक्विड बनेगा, जैसे लिक्विड से गैस बन रहा है तो जो मोर वोलेटाइल है वेपर में उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, वेपर में उसका मोल फ्रैक्शन जाता है, तो गैस से जब लिक्विड बनेगा तो बी का मोल फ्रैक्शन लिक्विड में ज्यादा होगा, तो यहां पर भी बी का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा लिक्विड में, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो यहां पर जिंक का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, तो जो सॉलिड पार्ट होगा उसमें जिंक ज्यादा होगा, तो इस पोर्शन में जो टिन होगा वो थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाएगा, आगे शिफ्ट हो जाता है। यानी जो पोर्शन यहाँ पर सॉलिडिफाई होगा उसमें जिंक ज्यादा होगा, टिन कम होगा। अब यहाँ पर ये लिक्विड है, फिर आप आगे कॉइल को शिफ्ट कर देते हो, तो जब ये पार्ट सॉलिडिफाई हो रहा होता तो यहां से टिन आगे शिफ्ट हो जाता है, फिर जब ये पार्ट सॉलिडिफाई होगा तो यहां से आगे, फिर ये आगे, फिर ये आगे। यानी इस एंड पर टिन का परसेंटेज ज्यादा होगा, इस एंड पर जिंक का परसेंटेज ज्यादा होगा। लेकिन ये भी एक बार में नहीं होता, बहुत बार साइकिल चलाते हैं। फिर एक बार आपने कर दिया, फिर वापस से स्टार्टिंग की जाती है, फिर ये पार्ट मेल्ट होगा, यहाँ पर टिन इधर शिफ्ट होगा, फिर इधर शिफ्ट होगा, फिर इधर शिफ्ट होगा, धीरे धीरे परसेंटेज जो है जिंक का यहाँ ज्यादा और यहाँ इधर टिन का। मैं आपको बता दूं अलॉय बनाना बहुत मुश्किल है। हमें ऐसा लगता है यार, लेट से मैं आपसे कहता हूं यार एक अलॉय बनाना है कॉपर और लेट से जिंक का, जिसमें मैं चाहता हूं कि ये कुछ चलो 50-50 रहती है, 50% और ये भी 50%, तो लगता है हाँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं, आसान है बनाने की। क्या करना है, कंटेनर में या एक बाउल ले लिया, उसमें 50 ग्राम कॉपर 50 ग्राम जिंक डाल दिया और बाउल को कटोरी को मतलब कटोरी बाउल को गर्म कर लेंगे। तो खैर कटोरी कुछ अलग होगी, छोड़ो वो बात। तो बाउल है जिसमें हम हीट अप करेंगे, इतना हीट अप करेंगे कि ये दोनों मेल्ट हो जाएंगे। मेल्ट हो जाएंगे तो चम्मच से मिक्स कर देंगे, ये पार्ट ऐसे ही वहां पर मिक्स कर देंगे। कैसे करेंगे वो एक अलग पार्ट है, और मिक्स करके दोनों को रख देंगे। अब आप सोचो जब आप इनको मेल्ट करके मिक्स करके छोड़ दोगे सॉलिडिफाई होने के लिए, अब प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी वो बताता हूं। यहां पर मान लेते हैं कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट और ज्यादा है, जिंक का कम, कॉपर का, या मैं कॉपर की बजाय टिन का ही ले लेता हूं, ज्यादा आसान, नई चीज नहीं आएगी। जिंक का ज्यादा है, टिन का मेल्टिंग पॉइंट कम। अब क्या होगा, आपने बाउल में कटोरी में उसको सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ दिया,
क्या होगा, हीट बाहर जाएगी। सबसे पहले टेम्परेचर कहाँ का कम होगा, सरफेस पे कम होगा। तो सबसे पहले सॉलिडिफिकेशन कहाँ पर स्टार्ट होगा, सरफेस पर स्टार्ट होगा। तो जब सरफेस पर सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि ये टिन जो है इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो सरफेस से टिन जो है वो अंदर, क्योंकि अंदर अभी लिक्विड है तो सरफेस से टिन अंदर वाले पार्ट में शिफ्ट हो जाएगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, सरफेस से सॉलिड की थिकनेस बढ़ने लगेगी, धीरे धीरे वो अंदर की तरफ सॉलिड की थिकनेस बढ़ने लगी। फिर अंदर वाला पार्ट सॉलिडिफाई होगा तो वहां से टिन और अंदर शिफ्ट हो जाएगा। फिर और अंदर वाला पार्ट शिफ्ट सॉलिडिफाई होगा तो वहां से टिन और अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यानी एट द एंड पता क्या होगा, जो सॉलिड बनेगा उसमें सरफेस पर जिंक का परसेंटेज ज्यादा होगा और अंदर की तरफ टिन का परसेंटेज ज्यादा होगा। यानी आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ हमने तो एक सॉलिड बना दिया, अलॉय बना दिया 50% कंपोजिशन का। अरे उस सॉलिड की कंपोजिशन यूनिफॉर्म ही नहीं है, कहीं परसेंटेज जिंक का ज्यादा तो कहीं टिन का ज्यादा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन का नहीं है। एक और प्रॉब्लम बताता हूं, ये तो होगी दूसरी प्रॉब्लम बताता हूं। होता क्या, सबसे पहले बाहर से जब सॉलिडिफाई हो जाता है ना, बाहर वाली सरफेस, तो बाहर से तो वॉल्यूम फिक्स हो गया। अब जब लिक्विड भी सॉलिडिफाई होता है तो श्रिंक होता है, सॉलिड डेंस ज्यादा होता है, लिक्विड उतना डेंस नहीं। तो अब आपने क्या कर दिया, टोटल बाहर का तो वॉल्यूम फिक्स कर दिया। अब जब अंदर वाला पार्ट सॉलिडिफाई होता है तो वो धीरे श्रिंक होता है। तो एट द एंड बीच में होलो स्पेस रह जाती है, खाली जगह। क्यों, लिक्विड सॉलिडिफाई हो गया, डेंस हो गया हो तो खाली जगह छूट जाती है। आप बाहर से दिख रहा होगा सॉलिड, अंदर से काट के देखोगे होलो स्पेस दिखेगी। ये आसान नहीं है एक पूरा सॉलिड को सॉलिड बनाना। बाहर से दिखने में सॉलिड लगेगा बट अंदर हो सकता है कि बीच बीच में वॉइड्स हो, स्पेस हो सकता है ऐसा पॉसिबल। तो एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन का सॉलिड बनाना बहुत मुश्किल काम है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का सॉलिड बनाना, जितना सैंपल थिक होगा कंपोजिशन में वेरिएशन उतना ही ज्यादा होगा। ऐसा लगता है ना, ट्रेन की जो रेलवे लाइंस होती है, पटरियां आपने देखी होगी, बड़ी थिक होती है, उनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म रखना बहुत मुश्किल काम है। और अगर कंपोजिशन में वेरिएशन है तो उसके टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, टूटने के चांसेस जल्दी हो। तभी तो इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है। अगर इतना आसान होता तो हमारी कोई जरूरत नहीं थी, इंजीनियर्स की कोई जरूरत नहीं थी, आईटीएंस की कोई जरूरत नहीं थी, फिर तो हर कोई कर देता, बड़ा आसान। अब जरूरत पड़ती है इंजीनियर्स की। अभी आप मुझसे पूछोगे सर कैसे करते हैं, फिर बनो इंजीनियर, पता चल जाएगा कि कैसे करते हैं, वो सब पता चलेगा। टेक्निक होती है, दिमाग लगाना पड़ता है, तब जाके यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाले अलॉयज बनते हैं। बहुत आसान नहीं, बट ऑब्वियसली बात है, इंडस्ट्रीज ने इतना डेवलपमेंट ऑलरेडी कर लिया, उनके पास टेक्निक है, उन्हें पता है कैसे सब कुछ मैनेज किया जाता है। आज की डेट में आपको अगर स्टार्टिंग से जीरो से आपको करना पड़े तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, पर ठीक है, ऑलरेडी टेक्निक्स डेवलप है, उन्हें पता है हमें ऐसे करना होता है, तो वो आसान हो जाता है। तो डिस्टिलेशन क्या होता है वो मैंने आपको समझाया, इसका एप्लीकेशन आपको बताया। अब आप कह सकते हो डिस्टिलेशन तो फिर फालतू है। यस, बिल्कुल फालतू है। किया जाता है, यूज किया जाता है, कहाँ किया जाता है, जहां बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत ज्यादा डिफरेंस है, वहां कर सकते। इवन आप ऑर्गेनिक में आगे चल के पढ़ोगे, ये डिस्टिलेशन भी अलग अलग तरह के होते हैं। एक सिंपल डिस्टिलेशन बोलते हैं, एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन मतलब एक ही स्टेप में सेपरेशन हो जाता है। देखो, एक ही स्टेप में सेपरेशन 100% तो नहीं होगा, लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो ठीक है, एक स्टेप में हमारा अच्छा खासा काम हो जाता है, तो वो सिंपल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी एक स्टेप में थोड़ा बढ़ेगा, फिर एक स्टेप में थोड़ा बढ़ेगा, फिर एक स्टेप में थोड़ा बढ़ेगा, तो उसे बोला जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये अलग अलग वर्ड्स वहां पर आते हैं। ऑर्गेनिक में लास्ट में आएगा ये पार्ट, आप पढ़ोगे इसको। तो होपफुली आपको ये समझ में आएगा, इसका एप्लीकेशन भी आपको समझ में आएगा। इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बहुत बेसिक से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप, बहुत छोटी छोटी स्टेप से आपको समझाया। कम समझ में आया, फिर से इसको सुनना, फिर से वीडियो को सुनना, और जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब और अपने आप स्टेप बाय टाइम, थोड़ा टाइम देने पर अपने आप और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।